जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के वाहन पर ग्रेनेड से हुए हमले में 5 जवानों के शहीद होने के बाद अब आतंकियों को खोज निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। कठुआ के माचेड़ी इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आसपास के इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। शुरुआती जांच में कहा गया है कि सेना के वाहन पर हमला पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किया गया था, जिन्हें लोकल लोगों से इनपुट मिलने के भी संकेत सामने आ रहे हैं। आतंकियों के पास यूएस मेड M4 कार्बाइन भी मौजूद थी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों की शहादत पर दुख जताया है और कहा कि जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की शहादत से बहुत दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इस कठिन समय में राष्ट्र उनके साथ मजबूती से खड़ा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है और हमारे सैनिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। यूपी के अमेठी से होकर गुजरने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सोमवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से बिहार के सिवान जा रही प्राइवेट बस की एक अज्ञात वाहन से आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में प्राइवेट बस में सवार 5 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार हादसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 68.8 के पास हुआ। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सामने से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। सीओ अतुल सिंह ने बताया कि देर रात एक प्राइवेट बस जो कि दिल्ली से सिवान जा रही थी, उसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में करीब 12 लोग घायल हो गए, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। महाराष्ट्र, असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। मानसून की बारिश के कारण मुंबई और पुणे की सड़कों पर जल भराव हो गया है। रेलवे ट्रैक में पानी भर जाने के कारण ट्रेन 1 घंटे देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी लगातार भारी बारिश के बाद मुंबई में उच्च ज्वार की चेतावनी जारी कर रखी है। इस रेड अलर्ट के बाद मुंबई और पुणे के सभी स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया है। कक्षा 12 तक के सभी स्कूल मंगलवार 9 जुलाई को बंद रहेंगे। ये फैसला किसी भी अप्रिय घटना और आपात स्थिति को देखते हुए लिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राज्य में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले समय में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 132 केवी सब स्टेशन और 220 केवी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इससे पैसे की भी बचत होगी और पूरे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले समय में राजस्थान में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है। विद्युत सुधार के निरंतर प्रयास चल रहे हैं। आने वाले समय में विद्युत आपूर्ति बिना बाधा के सुनिश्चित किसान को मिले, शहर में लोगों को मिले। इसके लिए जगह जगह 132 केवी सब स्टेशन और 33 केवी सब स्टेशन, जहाँ आवश्यकता हो 220 केवी स्टेशन और जहाँ आवश्यकता 400 केवी स्टेशन बनाया जाता है। इन 132 केवी स्टेशन से जहाँ विद्युत सुधार होता है, बिजली की निरंतर आपूर्ति होती है, वहीं बिजली की बचत भी होती है। क्योंकि जो बिजली 132 न होने के कारण कहीं ना कहीं छीजत हो जाती है, इस छीजत में भी बचत होती है। इससे
हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल पिंजौर बस हादसे में घायल बच्चों का हालचाल जानने के लिए पंचकुला पहुंचे और अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लापरवाही को देखते हुए हमने तुरंत प्रभाव से ड्राइवर और कंडक्टर को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। ड्राइवर अभी तक फरार है। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि जल्दी ठीक होकर सब घर जाए। सिस्टम में जो भी खामियां हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात भी कही। फास्ट को गाँव में दिया, 3 गांव के बच्चे और नागरिक इसमें लगभग डाउन करने हैं। और पहली दृष्टि में जो ड्राइवर की लापरवाही सामने आई, उन्हें तुरंत प्रभाव से आदेश दिए थे कि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को सस्पेंड कर दिया जाए और एक इंक्वायरी कमेटी का जो है गठन हमने कर दिया है। हमारे एडिशनल डायरेक्टर जो हैं ट्रांसपोर्ट के, उनकी अध्यक्षता के अंदर 5 लोगों की जो है एक इंक्वायरी कमेटी जो है विद इन अ वीक जो है रिपोर्ट देगी। और ड्राइवर अभी तक भागा हुआ है, तो उसके लिए भी हमने कहा है सख्ती से कि इसको, पुलिस को भी बात हुई है, माननीय स्पीकर साहब भी आए थे, उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन दी है प्रशासन को। और जहाँ तक बस हमेशा मुझे पता चला कि वो ओवर जो है सवारियों को लेकर चलती थी जितनी उसकी कैपेसिटी है। कालका के पास झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को कैबिनेट विस्तार के साथ ही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री सोरेन ने कैबिनेट की पहली बैठक भी की। इसमें विस्थापन आयोग बनाने को लेकर प्रस्ताव रखा गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन कर लिया गया है। उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक भी हुई है। अब सभी लोग अपना काम शुरू कर देंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि यहाँ बहुत सारी खनन गतिविधियां होती हैं, लेकिन इससे प्रभावित होने वाले लोगों के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं थी। आज हमने उनके लिए एक आयोग बनाने का फैसला किया है। आज पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन कर लिया गया है। उसके उपरांत हम सभी लोग मंत्रिमंडल में ये हम लोगों ने बैठक भी की। सब लोग कल से अपने अपने कार्यों में लगेंगे और आज एक छोटा सा और इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो, ऐसा एक हम लोगों ने विचार रखा। क्योंकि राज्य में आप सबको पता है कि माइनिंग गतिविधियां सबसे अधिक चलती हैं। विभिन्न तरीके के माइनिंग एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं और हम लोग बोलते भी हैं कि 40% से अधिक खनिज संपदा हमारे राज्य में है, पूरे देश का। लेकिन उससे प्रभावित होने वाले लोगों के विषय को लेकर कोई स्पष्ट नीति सरकार के पास नहीं थी। जो विस्थापित हुए या जो विस्थापित होने वाले हैं, उन लोगों के लिए। और आज हम लोगों ने बहुत जल्द विस्थापन आयोग बनाने का आज कैबिनेट में प्रस्ताव को रखा है और इस पर अब हम लोग बहुत जल्द एक मसौदा तैयार करेंगे। सभी विस्थापित लोगों का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण भी हम लोग करेंगे। एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा जिससे सभी माइनिंग क्षेत्रों में उतार चढ़ाव को हम लोग समझ सकें और एक दस्तावेज हो इस राज्य में हो रहे माइनिंग गतिविधियों को लेकर, उसका प्रभाव को लेकर, हमारे लोग क्या खोते हैं, क्या पाते हैं, किनको क्या मिला नहीं मिला।
इसका प्रभाव क्या है, इसको लेकर हम लोग बहुत जल्द उसका एक मसौदा तैयार करेंगे। और जो यहाँ पर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिनको खेत खलिहान घर द्वार छोड़ना पड़ता है, उनको कैसे राहत पहुंचाई जाए, इसके लिए हम लोग वहीं झारखंड के मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि किसान हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उन्हें अधिकतम लाभ कैसे मिले यह एक महत्वपूर्ण विषय होगा। उन्होंने कहा कि ऋण माफी हमारा प्रमुख काम होगा। की परेशानियां हम लोग अपने क्षेत्र में रहते हुए समझ पाते थे। किसान हमारे राज्य के भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहूलियत कैसे मिले ये प्राथमिकता होगी। लोन कर्जा माफी एक फ्लैगशिप योजना है हम लोग के विभाग का, उसका जो है उस पर अच्छे से काम हो और जो उस विभाग में काम करने वाले लोग हैं कृषक मित्र, उनके समाधान तक पहुंचे प्रयास है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली की जल मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 45 सीट पार करने का नारा दिया था, लेकिन 8 पर सीमित रह गए थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा लगातार षड्यंत्र कर रही है, चाहे वह अपनी हरियाणा सरकार के माध्यम से दिल्ली का पानी रोकना हो, चाहे वह दिल्ली के सरकारी स्कूलों को खराब करने की साजिश हो। आतिशी ने कहा कि मैं आज आपको पूरे विश्वास के साथ कह रही हूं कि अगर भाजपा को 2025 दिल्ली विधानसभा में एक भी सीट आ गई तो यह उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी ने ये लिखित में दिया है कि टीचर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग और सारे सर्विस मैटर्स सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था, लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि षड्यंत्र के खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ती रहेगी तो वो अपने घड़ियालू आंसू बहाने के लिए एलजी साहब के पास गए और उसके बाद बाहर आके झूठ बोल रहे हैं, जबकि सारे कागजात उनके ही अपॉइंटेड अफसरों द्वारा लिखित कागजात ये दिखा रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग केंद्र सरकार द्वारा की गई, उनके एलजी साहब द्वारा की गई और एलजी साहब के आदेश द्वारा की गई। मैं तो उनसे ये भी पूछूंगी, अगर एलजी साहब के पास पावर नहीं थी ट्रांसफर की और हमारे पास पावर थी, तो एलजी साहब ने ट्रांसफर ऑर्डर वापस लेने का आदेश कैसे दे दिया? उसकी पावर उनके पास कहां से आ गई? देखिए, जो सच्चाई होती है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। सच्चाई आखिरकार पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने आ ही जाती है और भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को तबाह करने का षड्यंत्र आज देश के सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने एक मिशन किया था 2015, उस मिशन का सक्सेस रेट था 3 आउट ऑफ 70। फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, उनका एक बना मिशन 2020, और उन्होंने कहा था अब की बार 45 पार करने निकले थे, 8 पर सीमित रह गए। अब 2025 में जिस प्रकार के कांड वो लगातार कर रहे हैं दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए, चाहे वो अपनी हरियाणा सरकार के माध्यम से दिल्ली का पानी रुकवाना हो, चाहे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को खराब करने का षड्यंत्र हो, चाहे अपने अफसरों के माध्यम से, अपने एलजी साहब के माध्यम से मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोकना हो, ओपीडी के डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को हटाना हो, जितने षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रचेगी उतना जोर की तमाचा दिल्ली वाले उन्हें मारेंगे। मैं आपको आज पूरे कॉन्फिडेंस से बता रही हूं। वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि आज बिहार में एक दल के लोग हैं जो बालू माफिया का काम कर रहे हैं।
पूरे राज्य को इन्होंने बालू के अवैध खनन का केंद्र बना दिया। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुझे क्रिमिनल और क्राइम से लगाव नहीं है। मतलब तो ये हुआ कि बाघ से कहे कि उसे मांस से लगाव नहीं है। उन्होंने कहा कि आज इस देश में आरजेडी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग किसी पार्टी में नहीं है। बिहार में जितना आदमी है सब अनपढ़ आदमी है। हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं। भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार ये तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। वो कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली ये कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा आ रहा। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। आप पूछ रहे भैया शराब माफिया बालू माफिया क्यों है तो कह रहा है जातीय जनगणना कराओ। अरे कराओ भाई जातीय जनगणना, पहले ये ना बताओ कि शराब माफिया और बालू माफिया से जुड़े हुए लोग, पत्रकार बंधु आप लोग बैठे हुए हैं, कौन लोग हैं? आप नहीं जानते कि राज्य के स्तर पर बालू माफिया कौन है? एक दल के सारे लोग हैं जो बालू माफिया का यहाँ काम कर रहे हैं, सबको मालूम है। ऐसे ही चल रहा है बालू माफिया। पूरे राज्य को बालू का खनन का केंद्र बना दिया है और कहता है कि हमको क्राइम और क्रिमिनल से हमको लगाव नहीं है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि बाघ ये कहे कि हमको मांस से लगाव नहीं है। आरजेडी का लीडर कह रहा है कि हमको क्राइम से मतलब, हम तो क्राइम और क्रिमिनल से सिंपैथी नहीं है। भाई तुमसे, तुम्हारे पार्टी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग इस देश में किस पार्टी में? बताओ, इस देश में किस पार्टी में आरजेडी से ज्यादा क्राइम से जुड़े हुए लोग जितने आरजेडी में हैं, आप बताइए ना किस पार्टी। आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर सोमवार को अलीगढ़ के घास की मंडी पहुंचे थे, जहां उन्होंने मॉब लिंचिंग में मारे गए औरंगजेब के परिवार से मुलाकात किया। इस दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सत्ता के चौखट पर दम तोड़ रही है। अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग के तहत औरंगजेब की हत्या हुई थी, उसका वीडियो भी सामने आया। उसको न्याय देने के बजाय पीड़ित पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एसएसपी से मांग की है कि वह घटना को दोबारा चेक करे। हो सकता है चंद्रशेखर आजाद भी वहां हो। सत्ता की नज़रों में चंद्रशेखर आजाद नजर आए तो एक मुकदमा उसके खिलाफ भी कर दे। चंद्रशेखर ने कहा कि अगर न्याय नहीं दे सकते और वर्दी की गरिमा को नहीं बचा सकते तो कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। वहीं औरंगजेब के परिवार से मिलने के बाद आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर हाथरस सत्संग कांड में मारे गए परिवार से मिलने के लिए पलखुआ भी पहुंचे थे। मजबूर मैंने उसको साबित भी किया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सत्ता की चौखटों पे दम तोड़ चुकी है। आपने और मैंने देखा कि एक मॉब लिंचिंग यहाँ हुई और उसका वीडियो है कि किस तरह से 12-15 लोग एक आदमी को सरियों से, लोहे की रोड़ों से, डंडों से पीट रहे हैं और इतना पीटा कि उसकी जान चली जाती है। आज जब मैं उनके परिवार से मिला तो मुझे जानने का मौका मिला कि उसकी 22 फ्रैक्चर थे, 22 जगह से उसकी हड्डियाँ टूटी गई थी। आप समझो कि उस पर कितने हमले हुए होंगे। और फिर उसको न्याय देने की बजाय जो लोग नामजद हुए उनको गिरफ्तार करने की बजाय अभी 6 से ज़्यादा लोग जो हैं जो खुले घूम रहे हैं, अपनी दुकानों पे काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। जो कि पुलिस ने, आप समझिए, सरकार में अगर किसी मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग हो या दलित के साथ या पिछड़े वर्ग के साथ, आदिवासी वर्ग के साथ मॉब लिंचिंग हो और पुलिस तत्काल कार्रवाई करे तो कार्रवाई आप समझिए इतनी जेन्युइन होगी कि सब कुछ जांच परख कर किया जाएगा, किसी का भी नाम फालतू ना हो जाए। तो उन लोगों को वीडियो एविडेंस के आधार पर चिन्हित किया गया और उनमें से 6 लोग बाहर आराम से घूम रहे हैं। उल्टा 11 दिन बाद इन्हीं के परिवार पे के 7 लोगों पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि भाई ये लोग उसके साथ शामिल थे, जबकि सच ये है कि ये लोग अपने अपने कामों पे अपने अपने घर थे, ये वहाँ थे भी नहीं। तो मैंने यहाँ के कप्तान साहब से ये मांग की है कि वो घटना को दोबारा चेक कराएं। हो सकता है इनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी वहाँ हो। मैंने उसको साबित भी किया है।
वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हाथरस में हुए हादसे को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। राकेश टिकैत का कहना है कि जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं उनको धर्म के नाम पर 50 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। घायलों के परिजनों को महज 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि मृतकों के परिजनों को महज 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि जो लोग हिंदुत्व की राजनीति करते हैं वही लोग हिंदुत्व के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरा के नाम पर मुआवजा दे रहे हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि अब जरूरत है इस तरह का फंड बनाया जाए जिससे जो लोग हादसों में घायल हो उनको मुआवजा उस फंड से दिया जाए। देखो, पीड़ित परिवार तो अपने जो परिवार के लोग उनके वहां से चले जाते हैं तो उनसे दुखी रहता है, उसकी और कोई डिमांड नहीं है पीड़ित परिवार की। ये है कि वो तो इस दुख के हादसे से अभी उठे भी नहीं है, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे, हम लोग सब आए, तो हमारी डिमांड है कि 50 लाख रुपए का मुआवजा इनको दिया जाए। जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, सरकार की योजनाएं हैं कि धार्मिक जल से हो, बहुत महाराज वे कर रहे सब, तो धार्मिक एक रिलीफ फंड देश में बने। अगर कोई हादसा हो जाता है तो उससे उनको फंड जरूर जाना चाहिए। 2 लाख मुख्यमंत्री, 2 लाख प्रधानमंत्री की तरफ से, उनसे कुछ नहीं होना। 2 लाख से 4 लाख रुपए से कुछ नहीं होना। क्या ऐसे आयोजनों पर रोक भी लगनी चाहिए दादी? रोक कौन लगाएगा? धार्मिक देश का राजा जब चाह रहा है कि धार्मिक आयोजन हो और ये फिर वोट में तब्दील हो तो रोक कौन लगाओगा? तो आप क्या मान रहे हैं, अभी तक बाबा का नाम FIR में नहीं है, अभी पुलिस की तरफ क्यों लगा? उधर रायबरेली में होमवर्क न करने से नाराज शिक्षक ने नाबालिग लड़के की डंडे से जमकर पिटाई कर दी। शिक्षक की पिटाई से बच्चे के 2 दांत टूट गए, वहीं दर्द से छात्र बेहोश हो गया। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के मॉडर्न पब्लिक स्कूल का है, जहां होमवर्क पूरा न होने से नाराज शिक्षक मोहम्मद आरिफ ने कक्षा 10 में पढ़ने वाले छात्र मयंक की डंडों से जमकर पिटाई कर दी। शिक्षक की पिटाई से मासूम छात्र के सामने के 2 दांत टूट गए और वह बेहोश हो गया। वहीं छात्र के पिता रमेश कुमार ने आरोपी शिक्षक मोहम्मद आरिफ को नामजद करते हुए सलोन कोतवाली में तहरीर दर्ज करवाई है। ऐसे हाथ उठाओ, दांत दिखाओ, दांत ऊपर वाला उठ, उठाओ ऊपर वाला उठ, हाथ उंगली आगे सटा के, हाँ दांत टूट गया है। हाथ दिखाओ, हाथ किस हाथ में मारे हैं? ऐसे हाथ उठाओ, दांत दिखाओ, दांत